Hello students, this is रचित जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिलेबस में आपका ये जो टॉपिक है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नॉट एज मेंशन्ड बाय कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली इट इज़ मेंशन्ड एज डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स मैनिपुलेशन या डाटा मैनिपुलेशन। तो इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके प्री कंटेंट्स देख लेते हैं। कंटेंट्स हमारे क्या रहेंगे, प्रीरिक्विजिट रहेगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में और इसके टैब्स के बारे में। चलिए इसको फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्रीरिक्विजिट में अगर हम देखें तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन से पहले आपको उसके रजिस्टर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन इन सभी पे एक्ट किया जाता है। बेसिक्स ऑफ सीपीयू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू कैसे एक्ट करता है और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस? अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एक्ट करता है, कि सीपीयू और रजिस्टर्स कैसे आपस में इंटरफेस करते हैं। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस की, हमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? Basically, an instruction manual tells how to complete a task. In the same way, it is written in clear steps using direct language and terminologies. So, computer instructions are a set of steps or documentation that includes information on how to operate, perform, or otherwise maintain particular computer software or hardware. जैसा कि हमें पता है कि एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमें बताता है कि एक टास्क को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं या उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एक स्टेप्स या फिर क्लियरली मेंशन होता है कि या एक डायरेक्ट लैंग्वेज में या टर्मिनोलॉजीज के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप कि इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से फॉलो किए जाएंगे। और वहीं अगर हम बात कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस की करते हैं तो वो भी सेट ऑफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट करता है, डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाएगा या किस तरीके से उसको ऑपरेट किया जाएगा या परफॉर्म किया जाएगा, चाहे वो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टर्म्स में हो या हार्डवेयर के टर्म्स में, या ये दोनों आपस में किस तरीके से इंटरफेसिंग करेंगे। For a computer to know how to do anything, it must be provided instruction. किसी भी कंप्यूटर को किस तरीके से काम करना है उसको इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ज़रूरी है। जैसे a computer is given instructions by human using a keyboard or any another input device. जैसे कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से देते हैं एज एन इनपुट, चाहे वो हम कीबोर्ड की हेल्प से दें या फिर हम वाईफाई की हेल्प से दें या फिर हम उसको वॉइस कमांड के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दें, तो ये सारे, या फिर माउस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस दें, तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। और कंप्यूटर उस पर एक्ट कैसे करता है? टू इंटरप्रिटेट दिस इंस्ट्रक्शंस द कंप्यूटर यूजेस एन ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर दैट ऑल्सो प्रोग्राम बाय अ ह्यूमन टू ट्रांसलेट द यूजर कमांड्स इनटू समथिंग दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। फर्दर हम जो इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं, कंप्यूटर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से या किसी और सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से समझता है। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी ह्यूमन ने ही प्रोग्राम किया है। आफ्टर दैट, या फिर हम ये कहें कि वो जो हमने उसको इनपुट दिए हैं, जो उसने समझे हैं, वो कैसे समझ रहा है उसको फर्दर वो अपनी मशीन लैंग्वेज में, मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए हमको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस की बहुत ज़रूरत पड़ी कि जिससे हम कोई भी टास्क या हार्डवेयर को इंटरफेस कराना है या फिर कंप्यूटर से कोई भी टास्क हमें परफॉर्म कराना है वो फर्दर तरीके से अचीव किया जा सके। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन देखा था, वहाँ पर एक हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी कंट्रोल वर्ड। तो वो कंट्रोल वर्ड क्या था? एक तरीके के इंस्ट्रक्शंस थे कंट्रोल करने के लिए उस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसी तरीके से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को अचीव करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं
वो इंस्ट्रक्शन फर्दर एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू कन्वर्ट किए जाते हैं, जिससे सिस्टम उसको अचीव करके वो टास्क अचीव या फुलफिल कर सके। तो अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दूसरा है हमारा डाटा मैनिपुलेशन और तीसरा है हमारा प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब वन बाय वन इनको हम देखते हैं। पहला हमारा है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट चेंजिंग द बाइनरी इंफॉर्मेशन कंटेंट। तो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं? बेसिकली अगर इसको हम जनरल टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक लोकेशन पे दूसरे लोकेशन पे हम डाटा को ट्रांसफ़र करें बिना उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज किए, तो इस तरीके के ट्रांसफ़र को हम डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशन या एग्जांपल्स पहले हम देख लें किस तरह के इसकी टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे कि लोड फंक्शन है या लोड इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करेगा, किसी रजिस्टर या बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर को लोड करने का कमांड देगा। स्टोरिंग या मूव इंस्ट्रक्शन या एक्सचेंज इंस्ट्रक्शंस या इनपुट आउटपुट पुश पॉप, ये सारे के सारे हमारे डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं। इनके इस टेबल में सामने की तरफ इसके नमोनिक्स दिए हुए हैं कि लोड फंक्शन या लोड ट्रांसफर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मूव कैसे, एक्सचेंज को कैसे, ये या इनपुट आउटपुट को कैसे। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ या बता देता हूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हमने एक जनरलाइज कैटेगरी के फॉर्म में लिया हुआ है, यानी कि इसकी नेमोनिक्स जनरलाइज है। जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर या जो प्रोसेसर्स होंगे चेंज होते हैं, वहाँ पर इनके नेमोनिक्स भी चेंज हो जाते हैं। डाटा को लोड करने का नेमोनिक दूसरा होगा, ट्रांसफ़र करने का दूसरा होगा, मूव करने का दूसरा होगा, इवन एक्सचेंज करने का नेमोनिक भी दूसरा होगा। यहाँ पे हमने नेमोनिक्स एक जनरल लिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम ट्रांसफ़र करते हैं डाटा को, उसमें बाइनरी डाटा या बाइनरी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। वो सारे हमारे डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। अब अगर बात करें डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस की, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस provide convenient methods for moving bytes, words, or double words of data between memory and registers of the base architecture. इट मीन्स हम जो भी डाटा को हम मूव कराते हैं, चाहे वो बाइट्स को मूव कराएं या सिंगल सिंगल बिट्स को मूव कराएं या पूरे वर्ड्स को मूव कराएं या डबल वर्ड्स को मूव कराएं बिटवीन मेमोरी एंड बिटवीन द रजिस्टर ऑफ सीपीयू, तो इस तरह के मूवमेंट्स को हम डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अब ज़रा टाइप्स ऑफ मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस हम समझ लें। एक होता है हमारा जनरल पर्पस डाटा मूवमेंट, एक होता है स्टैक मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन और तीसरा होता है टाइप कन्वर्जन इंस्ट्रक्शन। अब इसको एक एक करके हम फर्दर देखते हैं। अगर हम जनरल पर्पस डाटा मूवमेंट को समझें, तो ये कमांड आपने बहुत यूज़ करी होगी या समझी होगी, मूव। मूव क्या करता है, इट ट्रांसफर्स अ बाइट, वर्ड और डबल वर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ऑपरेंड। इट डायरेक्टली ये एक एंड से एक सोर्स से दूसरे एंड तक डाटा को ट्रांसफर करता है। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। द मूव इंस्ट्रक्शन इज यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा अलोंग एनी फॉलोइंग पाथ। मूव की हेल्प से हम डाटा को इजी वे में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मूव को हम किस किस तरीके से या कहाँ का यूज़ करते हैं, टू अ रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी, रजिस्टर में डाटा को मूव करने के लिए किसी मेमोरी से यूज़ किया जाता है। टू मेमोरी फ्रॉम अ रजिस्टर, किसी मेमोरी में अगर हमें मूवमेंट करना हो, डाटा को ट्रांसफ़र करना हो किसी रजिस्टर से, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। बिटवीन जनरल रजिस्टर, जनरल रजिस्टर्स के बीच में मूवमेंट करना हो डाटा का, वहाँ पर भी इसका एप्लीकेबल है। इमीडिएट डाटा टू अ रजिस्टर, अगर मुझे सिंपली डाटा को ट्रांसफ़र करना हो इमीडिएटली रजिस्टर में, तो वहाँ पर भी इसका कमांड यूज़ किया जाता है। इमीडिएट डाटा टू अ मेमोरी, इमीडिएटली मुझे डाटा को मेमोरी में ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी इसका एक डिफरेंट सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें हमें याद रखना होगा, द मूव इंस्ट्रक्शन कैन नॉट मूव फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी और फ्रॉम सेगमेंट रजिस्टर टू सेगमेंट रजिस्टर आर नॉट अलाउड। ये हमें याद रखना होगा कि मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र नहीं होता इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू।
या फिर सेगमेंट रजिस्टर टू सेगमेंट रजिस्टर डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता। और इसको रिप्रेजेंट करता है इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एमओवी के थ्रू। ये एक बेसिक सिंटेक्स है। इसमें जो दूसरा हमारा होता है वो होता है स्टैक मैनिपुलेशन, जैसे कि पुश डिटरमाइन द स्टैक पॉइंटर देन ट्रांसफर द सोर्स ऑपरेंड टू द टॉप ऑफ स्टैक। It is also a basic means of storing temporary variables on the stack. The push instruction operates on memory operands, immediate operands and register operands, including segment register. अब स्टैक मैनिपुलेशन में हम काम कैसे करते हैं, इसमें भी हम दो तरीके से काम करते हैं, एक पुश से और एक पॉप से। पुश क्या होता है कि जब भी मुझे किसी स्टैक में डाटा को ट्रांसफर या सेव करना हो तो वहाँ पर मैं पुश का यूज़ करूँगा। ये क्या करता है कि बेसिकली धीरे धीरे ये सोर्स ऑपरेंड की वैल्यू को चेंज करता जाएगा और स्टैक को डिक्रीमेंट करता जाएगा। जैसे कि ये वैल्यू थी पहले 1, पहला हमारा था, जैसे कि मैंने बताया पुश कैसे काम करेगा। ये अगर मेरा कोई स्टैक है, जैसे सपोज ये हमारा एक स्टैक है, फाइन। अब पुश क्या करता है, जो सबसे नीचे की वैल्यू होगी, अच्छा ओके, स्टैक एक तरीके का हमारा मैं ये कह सकता हूँ एक एम्प्टी स्पेस है, एक मेमोरी यूनिट है या मेमोरी है। तो पुश कमांड क्या करेगा, उसका सबसे जो नीचे का पार्ट होगा उसमें डाटा को ट्रांसफर कर देगा, फिर उसकी वैल्यू को एक डिक्रीज करेगा, फिर जो अगर कोई दूसरी वैल्यू होगी उसको ट्रांसफर करेगा, पुश करेगा। इस तरह से पुश हमारा क्या होगा, एक एक करके वो डाटा पुश की हेल्प से डाटा उस स्टैक में चला जाएगा। तो इस तरीके से पुश कमांड एप्लीकेबल होती है। ये पुश कमांड हमारे डाटा को एक एक करके सेव करती जाती है, स्टोर करती जाती है, लेकिन डाटा की कंटेंट्स को चेंज या मैनिपुलेट नहीं करती, सिर्फ मैनिपुलेशन करती है उस स्टैक के अंदर। फाइन। अगर मुझे एक्सेस करना हो इस वाले डाटा को तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि पुश कमांड ने उसको सबसे नीचे शेड्यूल कर दिया। इसका जस्ट अपोजिट होता है पॉप कमांड। पॉप क्या करता है, ट्रांसफर द वर्ड और डबल वर्ड at the current top of the stack to destination operand and then increments to point to the new top of the stack. Pop moves information from the stack to a general register or to the memory. वहीं अगर रिक्वायरमेंट होती है, अगर मुझे डाटा के में चेंजेस करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, तो स्टैक को मैनिपुलेशन में क्या होता है, पॉप कमांड यूज़ की जाती है। वो पॉप करके एक एक डाटा को फैच करेगी और रीडिंग या चेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं चाहूँ कि मैं सीधे इसको डायरेक्टली पॉप कर लूँ नंबर 1 या नंबर 2 को, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक एक करके ही वो चीज़ अकर किया जाएगा, ये यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा स्टैक मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल होता है। अब जो हमारा थर्ड है वो है टाइप कन्वर्जन इंस्ट्रक्शन। द टाइप कन्वर्जन इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट बाइट्स इनटू वर्ड्स, वर्ड्स इनटू डबल वर्ड्स एंड डबल वर्ड्स इनटू 64 बिट आइटम्स। These instructions are especially useful for converting signed integers because they automatically fill extra bits of larger item with the value of the signed bit of the smaller item. तो ये टाइप कन्वर्जन इंस्ट्रक्शन वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे मुझे कुछ कन्वर्जन करने हों। ये अब यहाँ पर बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि CBW, ये क्या करता है, कन्वर्ट बाइट इनटू वर्ड, इट एक्सटेंड्स द साइन ऑफ द बाइट इन रजिस्टर AL थ्रू आउट AX। सिमिलर वे में CWD, ये क्या होता है, कन्वर्ट वर्ड इनटू डबल वर्ड एक्सटेंशन, इट एक्सटेंड्स द साइन ऑफ द वर्ड इन रजिस्टर AX थ्रू आउट EAX। सिमिलरली ये सारे के सारे हमारे टाइप कन्वर्जन इंस्ट्रक्शंस के एक सैम्पल्स या एग्जाम्पल्स हैं। मूव SX यानी कि मूव विथ साइन एक्सटेंशन, मूव ZX मूव विथ जीरो एक्सटेंशन। तो ये इसके एप्लीकेबल यूसेज है। इनको हम डिटेल में जब हम इसकी प्रोग्रामिंग या इसके चीज़ों का एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को डिटेल में समझ सकते हैं। और ये हमारे एग्जाम्पल से सैम्पल्स हैं टाइप कन्वर्जन इंस्ट्रक्शंस के। अगला हम देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में जो हमारा था, हमने क्या कवर कर लिया, टाइप ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को हमने कवर कर लिया। अब हम कवर करते हैं डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस को। Since data transfer instruction cause of data from one location to another without changing the binary information। अभी तक जो हमने डाटा ट्रांसफर जो इंस्ट्रक्शन हम समझे थे, चाहे वो लोड हो, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे
इंक्रीमेंट हो या कोई भी हमने जो समझा हो, उसमें सिर्फ डाटा का ट्रांसफ़र होता था, उसमें हम मैनिपुलेशन या चेंजेस नहीं कर सकते थे, यानी कि जो डाटा हमारे बाइनरी में अवेलेबल है वो एज इट इज़ रहता था। अब डाटा मैनिपुलेशन में क्या होता है कि हम कंटेंट ऑफ द मेमोरी को मैनिपुलेट या चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारे 3 टाइप की कैटेगराइज किया हुआ है, अरिथमेटिक, लॉजिक और तीसरा है शिफ्ट। इसको हम वन वन एक-एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला है हमारा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या होता है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं। जैसे अगर इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो इंक्रीमेंट हमने कमांड जब दी तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। जैसे प्रोग्रामिंग में आप करते हो आई प्लस प्लस या आई प्लस वन, तो वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाती थी और वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, उसी तरीके से इंक्रीज होती जाएंगी। एडिशन की अगर बात करते हैं, और अगर दो मैंने कमांड्स का एडिशन किया था जैसे GRO में, जनरल रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो एडिशन क्या हो रहा था, दो कमांड्स की वैल्यूज को ऐड करके, अगर मैंने सपोज बाय डिफॉल्ट मैंने कहा एक्यूमुलेटर मैंने कमांड दे दी, या फिर मैंने लिखा ऐड ए, तो इसमें क्या हो रहा है, या फिर इंक्रीमेंट ऑफ ए या ए इंक्रीमेंट, इनडायरेक्टली जो ए की वैल्यूज होंगी वो इंक्रीमेंट होती जाएंगी। सिमिलरली एडिशन क्या होगा, अगर मैंने लिखा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में क्या होगा, ए में प्लस बी का जो कंटेंट होगा वो ऐड होगा, और बाय डिफॉल्ट या बाय मैनिपुलेशन ए की वैल्यूज जो भी थी पहले वो मैनिपुलेट होकर अब ए प्लस बी की वैल्यू से रिप्लेस हो गई। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से एक्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी। सपोज अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ, मैंने मैंने मेंशन किया 1 इंटू जीरो या ए इंटू जीरो, तो ए की जो भी कंटेंट्स थे वो सारे जीरो से मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएंगे। या फिर ए इंटू बी, तो बी के जो कंटेंट्स होंगे वो ए में मल्टीप्लाई होकर उस वैल्यूज को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर ए के कंटेंट्स मैनिपुलेट हो रहे हैं, इसलिए ये हमारा पार्ट है डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन का। तो ये सारे जो नेमोनिक्स हैं ये किसी पर्टिकुलरली एक जनरलाइज नेमोनिक्स के तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीमेंट को, डिक्रीमेंट को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स में इन नेमोनिक्स की वैल्यूज डिफर हो जाती है, जिससे वो प्रॉपर तरीके से एक्ट किया जा सके। नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि क्लियर, कॉम्प्लीमेंट, ऐड और, तो ये लॉजिकल वे में मैनिपुलेशन से चेंजेस करते हैं उस डाटा के अंदर। जैसे मैंने कहा कि मैंने कमांड दे दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ए के अंदर जो भी कंटेंट था 100011 वो पूरा का पूरा उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू कही 100 के अंदर मैंने कॉम्प्लीमेंट वाला कमांड दिया, तो अब क्या होगा उसके अंदर 011 बाय डिफॉल्ट अब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट उस रजिस्टर या उस वैल्यू के अंदर वो रिप्लेस हो जाएगा। अब हम देखते हैं शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करते हैं। लॉजिकल शिफ्ट राइट, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, या इसी सारे के सारे वो इंस्ट्रक्शंस की कमांड्स हैं, नेमोनिक्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस में शिफ्टिंग का एक्ट करते हैं, चाहे वो शिफ्ट राइट हो, चाहे शिफ्ट लेफ्ट हो, चाहे रोटेशंस के फॉर्म में रोटेट हो शिफ्ट, या फिर रोटेट थ्रू कैरी हो, तो सारे के सारे नेमोनिक्स हैं उसके। अब दो हमने कवर कर लिया, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। अब हम करते हैं कवर प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को। Basically, program control instructions provide decision-making capabilities and change the path taken by the program when executed in the computer. ये हमारा पर्टिकुलरली क्या होता है, जब भी हम प्रोग्रामिंग या एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली हमें प्रीवियस या आगे या फर्दर कुछ सेटिस्फेक्शन होने पर या अनसेटिस्फाइड होने पर उस चीज़ का रोटेशन, उस चीज़ को एग्जीक्यूशन को हम दोबारा रिपीट करते हैं। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो यहाँ पर एक्ट किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि जंप हम पर बहुत यूज़ करते हैं कि अगर ये चीज़ सेटिस्फाइड हो तो ये इस वैल्यू पर जंप कर जाए, या इस वैल्यू इसी तरीके से अगर ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई तो ये इस ब्रांच पर पहुंच जाए। या फिर मैं कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहा हूँ
अब मैं चाहता हूँ कि सब रूटीन या सब प्रोग्राम पर का कॉलिंग करूँ तो वहाँ पर कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज़ करूँगा, या फिर मैं चाहता हूँ रिटर्न हो जाए, कंपैरिजन हो। तो ये सारे के सारे जो हमारे इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे एल्गोरिथम को कंट्रोल करते हैं। सपोज मेरा एक प्रोग्राम 4 लाइन का ही है या 5 या 10 लाइन्स का है, मान लिया 10 लाइन्स का है, और तीसरी लाइन में मैंने उसे जंप करा दी, 5वीं लाइन पे मैंने उसे जंप करा दिया दूसरे पर। तो इस तरीके से मैं उस प्रोग्राम की वैल्यू को एनहांस कर देता हूँ या चेंज कर देता हूँ। तो प्रोग्राम कंट्रोल मेरा इन इंस्ट्रक्शन से हो सकता है। अब ओवरऑल हम समरी देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने बेसिक ये सीखा कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हमने ये सीखा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं। डाटा ट्रांसफ़र एक वो होता है जिसमें सिर्फ ट्रांसफ़र किया जाता है, एक वो होता है जिसमें डाटा का मैनिपुलेशन भी हो सकता है। तो इसके एप्लीकेशंस यही होते हैं कि डाटा का ट्रांसफ़र होना, मैनिपुलेशन होना। तो इसकी हेल्प से पूरे प्रोग्राम में चेंजेस या एनहांस किया जा सकता है। अब हम ज़रा शॉर्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं जो आपसे आपको इन क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा ड्यूरिंग वेबिनार एंड असेसमेंट के फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम सोर्स ऑपरेंड टू डेस्टिनेशन ऑपरेंड इज आइदर ए data copy transfer instruction, B branch instruction, C arithmetic logical instruction, or D string instruction. You have to give answer with explanation. Second question is, which of the following is not a data copy transfer instruction? Either A move, push, B is push, C is DAS, or D is pop. Third one is, the instructions that involve various string manipulation operations are A branch instructions, B flag manipulation instructions, C shift rotate instructions, or D string instructions. Now next question is, the instructions that pushes the content of the specified register or memory location onto the stack is push F, pop F, push, or pop. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुश ऑपरेशन क्या करता है मेरा? ए डिक्रीमेंट एस पी यानी स्टैक पॉइंटर को, इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर, डिक्रीमेंट सेगमेंट एस एस, और इंक्रीमेंट एस एस। ओवरऑल इस लेक्चर की लर्निंग क्या रही कि हमने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के बारे में समझा कि इसकी ज़रूरत या एप्लीकेबल क्यों होता है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं ये हमने समझा। फर्दर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कवर करने की कि इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं किस तरीके से फैच किए जाते हैं, किस तरीके से उनका एग्जीक्यूशन होता है, किस तरीके से उनका स्टोरिंग होता है। तो ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है, ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, ये सब क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है इन सब का। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम स्टडी करेंगे एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं। These are the references which are used to prepare the presentation. मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मॉरिस मैनो को थोड़ा सा स्टडी करें। इसकी सॉफ्ट कॉपी LMS में आपको मिल जाएगी मॉरिस मैनो की, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप फर्दर स्टडीज़ के लिए इवन विलियम स्टेलिंग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में स्वाति सक्सेना को भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी भी सॉफ्ट कॉपीज़ आपको गूगल पर भी मिल सकती है। चलिए आपको चीज़ और इसमें इंटरेस्टिंग या अच्छी चीज़ बता देता हूँ
कि जो आपकी सेकंड रेफरेंस वाली जो बुक है दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर बाय विलियम स्टर्लिंग, ये आपको गूगल पर भी यहाँ पर आप इसको स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन करना है, फिर आपको या फिर आप सीधे सीधे आर्किटेक्चर ऐसे सर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बाय स्टर्लिंग्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे मोर पे, इसको आप कर यहाँ पर फिर सब टैप कर देंगे बुक्स। उसके बाद आपको सिंपली जो पहला टैब मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप चाहें तो यहाँ से क्लियर सर्च भी कर सकते हैं, और आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आपको पूरी पूरी की पूरी विलियम स्टॉलिंग्स की पूरी बुक आप यहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं गूगल बुक्स के हेल्प से। जो भी आपको टॉपिक स्टडी करना है, चाहे वॉल्यूम आर्किटेक्चर हो, चाहे कोई सा भी हो, या फिर कंट्रोल एड्रेसिंग मोड्स हो, या फिर जैसे भी आप हमने कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस पढ़े वो हो, आप इसको भी आप यहाँ से बड़े आराम से कंटेंट्स में जाकर आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेफरेंसेस का मल्टीटास्किंग में यूज़ कर सकते हो। ये वाली बुक आपको एलएमएस में मिल जाएगी, इसकी सॉफ्ट कॉपी आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और विलियम स्टर्लिंग का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि गूगल से आप फर्दर स्टडी के लिए इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।